हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो यार आज हम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आपके ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का पार्ट 2 का एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चैप्टर आपने बहुत ही जगहों से पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा या कोचिंग में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। और जनरली काफ़ी जगहों पर तो इन सब चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट पढ़ने की जिज्ञासा आपके अंदर होती है कि मैं इसको पढूं। तो यार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसको पढ़ाता हूँ और डेफिनेटली मैं आपसे गारंटीड बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, इतना गारंटी है मेरी। तो ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चैप्टर्स पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आपके इस प्यारे से चैनल पे कॉन्सेप्ट फिजिक्स और मैं मयंक पांडे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमको इसके पहले कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ा है ना आपने कभी पढ़ा है। ठीक है, मैंने तो पढ़ा है बट अभी हम मान रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आई कहाँ से। हर्ट्ज जो थे, एक साइंटिस्ट थे, 1887 के दौरान इन्होंने एक कोशिश की कि मैं एयर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दूं। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जब निगेटिव प्लेट, मतलब जिस प्लेट से इन्होंने निगेटिव पोटेंशियल को कनेक्ट किया था, उस पर जब लाइट फॉल होती है, लाइट की रेज कुछ गिरती हैं, तो वहां से जो करंट फ्लो हो रहा था वो ईजियर हो जाता है, मतलब करंट फ्लो बहुत इजीली फ्लो करते हुए आगे निकल जाता है। तो इनको बात समझ में आई नहीं, फिर इन्होंने इसको छोड़ दिया। जस्ट एक साल के बाद हॉलवॉश नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखा। तो हॉलवॉश ने क्या किया, दो प्लेट्स ली। ये प्लेट आपका क्या हो गया, निगेटिव प्लेट, ये प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट। उसके बाद इन्होंने इस निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज को फॉल कराया। तो अल्ट्रावायलेट रेज को जब फॉल कराया तो यहां से देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करना शुरू कर गई, यानी यहां से एक करंट फ्लो करना शुरू कर गई और गैल्वेनोमीटर में क्या आने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा। जब ये लाइट की रेज को बंद कर देते थे तो करंट भी ऑफ हो जाता था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाता था। तो इनको बात समझ में ये आई कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेज को निगेटिव प्लेट पर डालेंगे तभी यहाँ पर फोटो करंट जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं। बट एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं कर पाए। अबाउट 1898, लगभग 11 साल बाद, जे जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, इसको क्या एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यार जब हम निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट रेज या फिर कोई भी लाइट रेज डालेंगे तो निगेटिव प्लेट से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बाहर आ जाते हैं। लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन पुचुक से बाहर आ गए, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन पुचुक से बाहर आ गए। तो लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है और आपकी जो सर्किट इनकम्प्लीट थी, ये जो बीच में गैपिंग दिख रही है जिसकी वजह से आपकी सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है। और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक डेफिनेशन आ गई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या आई, ये आई, द इजेक्शन ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस when light rays light rays made to fall on metal surface. This phenomena is known as
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? और यहां से जो करंट जनरेट हुई थी, एंड द करंट is known as photoelectric current। ये नीचे तक बोर्ड विजिबल है आपको या नहीं? हाँ ठीक है, जहां तक मैंने लिखा है वहां तक तो विजिबल ही है फिलहाल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब होता क्या है, अब यहाँ के बाद यार इन्होंने बोल दिया, बट एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था कर वर के भी देख लिया, बट सही नतीजे पे ये भी नहीं पहुंच पाए कि वास्तव में ऐसा हो क्यों रहा है, या लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे, लाइट का नेचर थोड़ा सा बदलने पर क्या चेंजेस आएंगे, ये इनको भी नहीं पता था। तो इसके लिए क्या किया, हर्ट्ज और लेनार्ड ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जो कि ये आपके सामने शो किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और इसको मैं रफ करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, मेरे पसीनों पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं रूम में फैन चला लेता हूं तो वीडियो में कुछ आवाजें आने लगती हैं फैन की, और वी आर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एसी वगैरह तो है नहीं, तो भाई गर्मी तो लगेगी ही, बट ये सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आपके लिए, मतलब आप पढ़ें, आप अच्छा नंबर लाएं, ये पसीने जो मेरे निकल रहे हैं ना, ये सब कीमत चुक जाएगी। बस मेरे वीडियोस को आप लाइकली पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई ये टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती थोप रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारी बात सिर्फ इससे रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या बात हुई, कहते हैं ना, एक सिंपल सी थ्योरी है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग इतिहास बदलने के लिए हैं भाई, छोटा काम तो आज तक किया ही नहीं। ठीक है, चलो, तो ये जो अगला सेटअप है आपका, ये है हर्ट्ज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पर एक गैस ट्यूब लिया, इस गैस ट्यूब में एक प्लेट P1 रखा, एक प्लेट P2 रखा, P1 प्लेट को ले आए, माइक्रो एमीटर से कनेक्ट किया, जो कि इसमें करंट की वैल्यू बताएगी। यहाँ पर एक K1 की रखा, यहाँ पर एक कम्यूटेटर की रखा। कम्यूटेटर की में दो स्विचेस होती हैं, एक 1-1 और एक 2-2। जब 1-1 को आप क्लोज करते हैं तो ये प्लेट P1 निगेटिव होती है और प्लेट P2 पॉजिटिव हो जाती है। जब आप 2-2 को स्विच करते हैं यानी क्लोज करते हैं तो सॉरी, प्लेट P2 आपकी निगेटिव हो जाती है और P1 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट किया पोटेंशियल डिवाइडर से। पोटेंशियल डिवाइडर हमारा क्या करेगा, पोटेंशियल की वैल्यू को बदलेगा, चेंज करेगा, वेरी करेगा। और यहाँ पर एक बैटरी लगाया और यहाँ पे एक की लगाया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया, जो कि वोल्टेज की वैल्यू हमको बताएगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने K1 को क्लोज किया, K2 को क्लोज किया और कम्यूटेटर स्विच 1-1 को क्लोज किया। तो जैसे ही 1-1 को क्लोज किया, यहाँ पर ये प्लेट हो गई निगेटिव और ये प्लेट हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने माइक्रो एमीटर पे ध्यान दिया, तो माइक्रो एमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। माइक्रो एमीटर में क्या हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। उसके बाद हमने क्या किया, लाइट रेज को निगेटिव प्लेट पर फॉल कराया, माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। तो माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा, इतना तो भाई साहब जे थॉमसन और वो हॉल वॉश ये सब तो कर चुके थे। अब बात आगे की करते हैं। अब हमने क्या किया कि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। तो लाइट की इंटेंसिटी को जब हमने इंक्रीज किया तो हमने क्या देखा, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी क्या होने लगी,
इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जा रहे थे वैसे वैसे हमारा करंट की भी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होती गई। लाइट की इंटेंसिटी बेटा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। अब वेव नेचर में 11th क्लास में आपने एम्पलीट्यूड वेव का पढ़ा होगा कि क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑस्किलेशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है, और लाइट की इंटेंसिटी जब मैंने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन ये मिला, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या मिला, इंटेंसिटी सॉरी व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट current also increases linearly। ठीक है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी हमारा क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, करंट को डिक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चला यार, जब लाइट रेज यहां पर गिरी तो इलेक्ट्रॉन निकल करके प्लेट P2 तक पहुंचने लगे, तो चलो करंट की वैल्यू आ गई, समझ में आता है। इंटेंसिटी को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन अभी भी प्लेट P2 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन करंट क्यों बढ़ गया? करंट इसलिए बढ़ गया बेटा क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। अरे भाई करंट क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो यार पहले कम चार्ज पहुंच रहा था तो कम करंट था, अब ज्यादा चार्ज पहुंचने लगा। ज्यादा चार्ज पहुंचने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंचने लगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो इसका मतलब एक पॉइंट और मिल गया, एक पॉइंट और ये मिल गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases the rate of electron emission। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन को भी बढ़ा देती है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्लेट P2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब क्या किया गया, अब बेटा ये 1-1 को ओपन कर दिया गया और 2-2 को क्लोज किया गया। 2-2 को क्लोज किया गया, तो 2-2 को क्लोज करने के बाद क्या हुआ, 2-2 को जब क्लोज करने लगे हम तो हमने ये देखा कि यहां पर ये प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये प्लेट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जब ये प्लेट पॉजिटिव हो गया और ये प्लेट निगेटिव हो गया तो यार अब यहां से लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बाहर, लेकिन ये निगेटिव प्लेट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने तक पहुंचने नहीं देंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन को अपने तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ये निगेटिव पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको रिपेल करेंगे। जाओ हटो, दूर भागो, हट मुझसे, हमारे पास मत आओ। है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट P2 तक पहुंच नहीं पाएगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। लेकिन फिर वही चीज, ऐसा हुआ नहीं। जब हमें कुछ लगता है कि ये होगा और वैसा नहीं होता है, तब वहां क्वेश्चन मार्क आता है कि वाई, क्यों नहीं हुआ। तो फिर से हमारे मन में वही क्वेश्चन है, क्यों नहीं हुआ यार। तो अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है कि यार जब हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे थे वो प्लेट P2 तक पहुंच रहे थे। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा था कि वो पॉजिटिव प्लेट था तो इलेक्ट्रॉन उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते अगर पॉजिटिव प्लेट से तो ये निगेटिव होने के बाद पहुंचते ही नहीं।
अब यहाँ हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के पास यार एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी जो इस रिपल्शन को क्रॉस ओवर करके प्लेट निगेटिव प्लेट तक पहुंच जा रही है और सर्किट को क्या कर दे रही, कंप्लीट कर दे रही है। भाई अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करता हूँ और यहाँ निगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर भी पहुंच जा रहे हैं रिपल्शन के बाद, तो इसका मतलब है ना इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनके पास क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मुझे रोकना है। तो रोकने पर क्या होगा कि यहाँ पर निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे इस पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से। तो इस जब पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से हम इस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर हमको एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन और क्या मिल गया, अगला ऑब्जर्वेशन हमको ये मिला कि when we close 2,2 switch of commutator, a small current flow through the circuit. Hence, we can say ejected electron must have काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बिना काइनेटिक एनर्जी हुए तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे ना निगेटिव प्लेट पर। तो काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इस प्लेट P1 से। ठीक, तो यार मैंने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाया, निगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, कम इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, करंट डिक्रीज की और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पे ये करंट क्या हो गई, 0 हो गई। तो करंट 0 हुई तो हमने उस पोटेंशियल को क्या नाम दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये नोट कर लीजिएगा 3 पॉइंट, तो उसके आगे हम बात करेंगे। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, नैनों की चाल है मखमली हाल है। तो अब हमने क्या किया, निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाया, तो जब 0 मिल गया तो उसको हमने क्या कहा, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चौथा ऑब्जर्वेशन हमको ये मिला कि द पोटेंशियल ऑफ negative plate for which photoelectric current will 0 is known as stopping potential, और इसको किससे डिनोट किया गया, V0 से। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो यार एक बात और पता चली कि भाई जब निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट एक समय होगा कि 0 हो जाएगा, यानी अब इलेक्ट्रॉन P2 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बीच में ही कहीं जा करके खत्म हो जा रहा है, यानी ये P2 तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो यार दिक्कत क्या है, इंटेंसिटी को और बढ़ा देंगे।
करंट फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो अब हमने इंटेंसिटी को और इंक्रीज किया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन करंट की वैल्यू नहीं शो हुई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा निकले लेकिन वो P2 तक पहुंच नहीं पाए। इसका मतलब हमको एक चीज ये पता चली कि यार इंटेंसिटी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर एफेक्शन नहीं डाल पा रही, यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहां से हमें ये पता चल गया। तो पांचवा ऑब्जर्वेशन हमको ये मिल गया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी does not depends upon intensity of light। ठीक है, अब इंटेंसिटी को और इंक्रीज किया और इंक्रीज करते ही चले गए, लेकिन करंट रीस्टैब्लिश नहीं हो पाई, यानी करंट फिर से प्रेजेंट नहीं हो पाई। तो करंट जब फिर से प्रेजेंट नहीं हो पाई तो अब इंटेंसिटी से काम चल नहीं पाएगा, अब हमको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। बंदी ने बात करना छोड़ दिया, किसी दूसरी को ढूंढना पड़ेगा, है ना, बात तो करनी है। तो भाई जैसे आप दूसरी व्यवस्था ढूंढते हैं, इससे काम नहीं चल पा रहा है, ठीक से रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक से मैसेज नहीं आ रहा है, टाइमली बात नहीं हो पा रही है, घूमने को नहीं मिल रहा है, मिलने को नहीं मिल रहा है, तो यार कोई और रास्ता देखते ना, किसी और से चैटिंग शुरू करते हैं, और मतलब भाई चैटिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब इंटेंसिटी का सहारा हमने छोड़ दिया। इंटेंसिटी इज जस्ट लाइक माई एक्स एंड माई प्रेजेंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी को एक्स बना दिया और प्रेजेंट को क्या बना दिया, फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज किया वैसे ही मुझे क्या दिखा कि करंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रीस्टैब्लिश हो गई, करंट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रीस्टैब्लिश हो गई। अब मुझे लगा यार फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे करंट फिर बढ़ेगी, तो मैंने फिर से फ्रीक्वेंसी क्या किया, इंक्रीज किया, बट करंट पर कोई असर नहीं हुआ, करंट उतनी ही रही। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि यार जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो एक्चुअल में करंट की वैल्यू पे डिपेंडेंसी नहीं करेगी, मतलब करंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये पता चल गया मुझे। तो यहां पर मुझे पता चला, कौन सा ऑब्जर्वेशन था, छठवां था शायद, सिक्स्थ। देखो बुक में इतने ऑब्जर्वेशन नहीं है, बुक में मेन ऑब्जर्वेशन है, जो कि मैं अभी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखवाऊंगा, तो वहां पे मैं बुक के अकॉर्डिंग ही जो 4-5 पॉइंट्स है वही लिखवाऊंगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ इतने पॉइंट्स कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते थे। तो छठा ऑब्जर्वेशन आपको ये मिला कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इस पर डिपेंड किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड किया। और साथ ही साथ ये भी पता चला, एंड वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा
अब हम क्या करते हैं, निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को और इंक्रीज करते हैं, फर्दर हमारा करंट जीरो हो जाता है। फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज किया, फिर से करंट रीस्टैब्लिश हो गई। कहने का मतलब ये है कि हर स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक फिक्स वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी जो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहां पे मुझे एक चीज ये भी पता चला कि यार करंट जो है, पहले मैंने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एकदम डाउन कर दिया, तो मैंने देखा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए एक पॉइंट पर करंट रीस्टैब्लिश हो गई। यानी मुझे पता चल गया कि करंट, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर हम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक चीज ये पता चला कि बिलो अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन emitted from plate. This minimum frequency is known as threshold frequency. इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, न्यू नॉट से। क्लियर है इतनी बात? तो ये दो चीज और आपको पता चली। अगला ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो यार इतनी चीजें होने के बाद हमें, इतनी चीजें जो हुई, 7-8 ऑब्जर्वेशन जो भी आपको मिले, 6-7 ऑब्जर्वेशन, उसके बेसिस पे क्या किया, हर्ट्ज और लेनार्ड ने एक फोटो इलेक्ट्रिक लॉ दिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक लॉ जो होती है उसी में सारी बातें कही गई। तो फोटो इलेक्ट्रिक लॉ में क्या बातें कही गई उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा उसके पहले हम लोग कुछ ग्राफ्स पे देख लेते हैं। तो पहला ग्राफ मैं आपको ये बताऊंगा, पहला ऑब्जर्वेशन जो हुआ था हमारा, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, इधर मैंने शो किया पोटेंशियल डिफरेंस और इधर हमने शो किया करंट को। तो हुआ क्या हमारा, पहले मैंने आई इंटेंसिटी की लाइट डाली तो करंट की मुझे ये वैल्यू पॉसिबिलिटी मिली। फिर मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया तो करंट हमारा इंक्रीज कर गया। इंटेंसिटी को डबल किया, करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो पहला ग्राफ ये था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। दूसरा ग्राफ इंटेंसिटी और करंट के बीच में। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर हम लोग क्या कर रहे थे, करंट लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। तो अगला ग्राफ ये बन जाएगा हमारा, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा लीनियरली। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हो गए। तीसरा ग्राफ की बात करते हैं। तो थर्ड ग्राफ इज, सब बनाते हुए चलिए ग्राफ वगैरह भाई, वीडियो को पॉज पॉज करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी में काम नहीं करना है। अब देखिए,
इधर मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को दिखाया है, इधर मैंने निगेटिव। इस पे क्या दिखाया गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हो क्या रहा था? डिफरेंस। इधर भी क्या है? करंट आई। हो क्या रहा था कि जब मैंने निगेटिव पोटेंशियल को कम रखा था तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, करंट फ्लो हो गया। करंट क्या हो गया? फ्लो हो गया। मान लो ये फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर मैंने निगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया, फिर से करंट 0 हो गया। अब मुझे जब यहाँ पर करंट को रीस्टैब्लिश करना पड़ा तो मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और बढ़ानी पड़ी। तो जब मैंने कोई दूसरे फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो फिर से करंट रीस्टैब्लिश, बट करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, करंट उतनी ही आई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? एक दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू2 डाली, जहां मुझे ये समझ में आ गया कि न्यू2 जो है वो न्यू1 से बड़ा है। तो मुझे पता चल गया कि यार जब जितना ज्यादा इधर हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी करंट को रीस्टैब्लिश करने के लिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करके इस पॉइंट तक पहुंचाना है तो हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज इतना करना पड़ेगा कि इस निगेटिव प्लेट का जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज हो जाए, मतलब वो मिनिमाइज हो जाए, उसका कोई इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन पे पड़े ना। तो यार जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगते हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दे रही है। ठीक है, तो ये आपका अगला ग्राफ हो गया। अच्छा, उसके बाद एक ग्राफ और बेटा, सिंपल सा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक ग्राफ आपको और बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं लॉज पे। ठीक है, इधर है आपका ई के, काइनेटिक एनर्जी, और इधर है आपका फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा था तो आपका ये ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट हुआ और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया? न्यू 0 का नाम दिया, जिससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया। और जब फर्दर फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज किया तो थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी भी आने लगी, और जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए उतनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली गई। तो इससे हमको ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए पहले ये जो निगेटिव काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, मेटल प्लेट, मेटल सरफेस को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि पहले ये जो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में है ना, ये 0 हो। और जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी 0 होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन पुचुक से करके बाहर आ जाएगा। बट बाहर आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज करेंगे तब उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, न्यू 0 पे बाहर तो आ जाएगा बट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जरा समझिएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उसके पास एक लिमिटेड क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्लेट, निगेटिव प्लेट P2 तक पहुंच रहा है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको एक क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है, और यहाँ पे आकर के वो रुक जा रहा है। ठीक है, तो P1 से P2 तक आने में वो जितना भी वर्क डन कर रहा है वही उसकी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा? VQ।
यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब यहाँ किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ का पोटेंशियल मैंने कितना रखा है, V0। यार W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V0 इंटू ई, यानी इसको लिख सकते हैं EV0। और यही वर्क डन जो यहाँ से यहाँ तक आने में किया जा रहा है, यहाँ पे पहुंचकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। यानी पूरी काइनेटिक एनर्जी उसने किसमें यूज कर लिया, वर्क डन करने में। तो इसी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई के। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू वी जीरो। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद मिली, वो काइनेटिक एनर्जी प्लेट P2 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। यानी पूरी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में खत्म हो जा रही है। और पोटेंशियल वाले चैप्टर से आपको वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ। अब Q मीन्स चार्ज, तो चार्ज किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की, तो E हो गया। और यहाँ पर मैंने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है, V0। तो V0 इंटू ई, ये वर्क डन के बराबर होगा। और वो वर्क डन किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के। तो E के इज इक्वल्स टू क्या हो गया, EV0। यानी यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन इतनी चीजों पे था। उम्मीद है आपको सारे ऑब्जर्वेशन समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं लॉ की। तो फोटो इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी मिटा दो, तो इसकी भी कोई आवश्यकता वैसे है नहीं। तो जम गया भाई, इतनी गर्मी, इतनी भयंकर तरीके से सूख गया कि मीटर ही नहीं रहा है। बताओ हमारा क्या होगा। ये भी हंस रहा होगा, कह रहा होगा तेरा क्या होगा कालिया है। कोई बात नहीं, मैंने बच्चों का प्यार खाया है, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अब आते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहली बात इन्होंने क्या कही, अब जो ऑब्जर्वेशन आपने देखे हैं बस उसी को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो पहला हमने क्या देखा, द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन is directly proportional to intensity of light। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। नंबर 2 क्या देखा मैंने, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दैट इज अब क्या, थर्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी increases
linearly with increase in frequency of light, frequency of light। चौथा, ठीक है। if, चौथा यहां लिखते हैं। फोर्थ, if frequency is below a certain region, certain value, then no electrons will eject from metal surface, no electron eject from metal surface। This frequency is known as threshold frequency। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया। नंबर 5, देयर इज नो टाइम लैग इन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होने में। मतलब जैसे ही सरफेस ऑफ मेटल पर इलेक्ट्रॉन लाइट की रेज आगे गिरी, अगर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही इजेक्ट हो जाएंगे। कोई टाइम लैग नहीं होगा कि मेटल गर्म होगा, हीट होगा तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर, नहीं निकलना है तो आप 10 घंटे लाइट डालते रहो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आपने एक बिलो सर्टेन लेवल के नीचे रखा है, जितनी उसको जरूरत है, हर मेटल का क्या होता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी उस वैल्यू से कम रखी है तो आप 10 घंटे उस पर लाइट डालते रहें, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और अगर आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी उस वैल्यू से ऊपर रखी या उस वैल्यू के बराबर रखी है तो जैसे ही लाइट पड़ेगी प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। कोई इसमें टाइम लैग नहीं होगा, टाइम का कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वेंस नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट जो होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो आज के सेशन में सिर्फ हमको एक्सपेरिमेंट ही बताना था, ग्राफ बताने थे, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना था। जितना मैंने आपको बताया, मैं वीडियोस को बहुत शॉर्ट में रखता हूँ, मैं 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो नहीं बनाता। सिर्फ मैटर ये होता है कि मुझे सिर्फ उतना ही समझाना होता है जितनी 12th क्लास में नीड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फालतू की बात बता करके, वीडियो को लेंदी करके आपको परेशान करने का कोई मुझे हैबिट नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाता हूँ जितना 12th की क्लास में नीड है, ठीक है। मुझे यहाँ पर अपना ज्ञान नहीं सिद्ध करना है कि मुझे कितना आता है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही बताना है जितना आपको आवश्यकता है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको पूरा 12th का सिलेबस पढ़ाता चला जाऊंगा और आपको कभी बोरिंग महसूस नहीं होगा। छोटी छोटी वीडियोस, 2 घंटे की वीडियो देखने में आपको भी बड़ा दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो नमस्कार।